नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह बगैर वक्त गवाए और देखते हैं वो 4 कहानियां जिस पर आज आपने अपनी वोटिंग कर पसंद हमको बताई है। ई रिक्शा में चाइनीज चिप, बीच रास्ते कौन लगा रहा है ब्रेक? इस खबर को 19% लोग देखना चाहते हैं। देख के आप चौंक जाएंगे। अगली खबर, पंजाब कांग्रेस में जंग, चक्रव्यूह में दिल्ली दरबार क्यों आ गया है? इस खबर को देखने के लिए 22% लोगों ने अपना वोट दिया है। कांग्रेस परिवार में बवाल शुरू हो गया है। E20 से क्या सच में गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं? इस खबर को 28% लोग देखना चाहते हैं। हमारी इस खबर को कल इतना पसंद किया गया, आज हम इसको दोबारा आपके सामने और इंफॉर्मेशन के साथ और डिटेल रिपोर्टिंग के साथ लेकर आए। 7:28 पर विस्तार में इस पर बात करता हूं। और जो खबर आज सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 बनी है, वो क्या चढ़ावा चोरी पर संघ में ही अब फूट पड़ गई है? किसने दी लूट की छूट? इस खबर को देखने में 31% लोगों की दिलचस्पी है। आखिरकार संघ परिवार में ये क्या चल रहा है? चक्रव्यूह की आज की ये कवर स्टोरी है। शोले धधक रहे हैं राम भक्तों के दिल में, दिमाग गुस्से से खौल रहा है, खून उबल रहा है। जिस राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने अपना लहू बहाया, जिसके निर्माण के लिए करोड़ों राम भक्तों ने अपनी खून पसीने की कमाई चढ़ाई, उसी चढ़ावे को चंपत करने वालों की लूट की कहानी में नए चैप्टर जुड़ते जा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जैसे जैसे पुलिस और SIT की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, करोड़ों के गबन के नए नए राज हर रोज बाहर निकल कर आ रहे हैं। हर खुलासा, हर गिरफ्तारी, हर बयान एक नया शोला बनकर उठ रहा है। चढ़ावा को चंपत करने के खिलाफ पूरे देश में अब शोले भड़क उठे हैं। राजनीतिक पार्टियां तो पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ चिंगारी भड़काने में लगी थी। अब राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों में भी सर फुटबल खुलकर आज सामने आ गई। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज के एक आज के खुलासे से चंपत राय से लेकर डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल जी पर आरोपों के शोले बनकर अब बरस रहे हैं। ट्रस्ट में भड़की फूट की शोलों पर पानी डालने के लिए आज RSS के नंबर 2 सबसे सीनियर लीडर दत्तात्रेय होसबले को कैमरों के सामने आना पड़ा। चढ़ावा चोरी पर पहली बार संघ का स्टैंड सामने आया करीब 1 महीने के बाद। वैसे आज अपने पहले के बयानों से धधकाए शोलों पर बाबा बागेश्वर ने पानी डालने की कोशिश की, यानी पलटी मारी, यू टर्न किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयानों से कैसे यू टर्न लिया वो भी आगे आपको बताऊंगा। और काल नेमियों से सावधान रहने की उन्होंने हिदायत दे डाली है। इतना ही नहीं, आज तो राम मंदिर आंदोलन के फायर फाइटर माने जाने वाले पूर्व BJP सांसद विनय कटियार ने भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल जी को लेकर ऐसी बातें कह दी हैं जिनसे साफ है कि चढ़ावा चोरी कांड में अब की बार संघ परिवार में दरार। तो अब क्या कहें हम उनको? किसने कहा है चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया? पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। रामलला के यहाँ चोर बन गए तो रामलला अपने आप निर्णय दे देंगे। पैसा लेकर के अगर कोई को भर्ती कर देगा तो महामूर्ख है वो। पानी सर से ऊपर हो गया तो क्या किया? एक लूली लंगड़ी SIT बना दी। FIR के बिना SIT बन ही नहीं सकती। ये SIT गैर कानूनी है। छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। दादर में आने वाले रविवार को 5 तारीख है, वहीं पर एक हनुमान मंदिर है, वहाँ हम सब सारे इकट्ठा आएंगे। चंपत राय को क्यों नहीं उनके खिलाफ FIR होती, क्यों अरेस्ट नहीं होते? क्या चंपत राय का मैं इस्तीफा देता हूँ कहना काफी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि चंपत राय, गोपाल जी और अनिल मिश्रा के खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या कोई अंदर खाने में डील हुई है? ये इल्जाम विपक्ष लगा रहा है। शोले फिल्म का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, कितने आदमी थे? गब्बर का यह सवाल आज अयोध्या के चढ़ावा कांड पर भी गूंज रहा है। कितने आदमी थे? कौन है वो लोग जिनके भरोसे रामलला के चढ़ावे की सुरक्षा थी? कौन है वो लोग जिनके हाथों में करोड़ों के राम भक्तों की आस्था का हिसाब था? और आखिर क्यों जांच के हर राउंड के साथ साथ नए नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं? आज भी SIT की टीम ने पवित्र राम मंदिर के भीतर अपनी जांच को और धार दी।
वहीं राम मंदिर परिसर से बाहर राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने आज हमको ऐसी बातें बताई हैं जिसने ट्रस्ट के अंदर बरसों से चल रही वर्चस्व और मनमर्जी के खेल से पर्दा हट गया। तो राम मंदिर आंदोलन से सालों से जुड़े रहे विनय कटियार के सनसनीखेज बयानों ने तो आज संघ परिवार के भीतरी कलह को खोलकर सामने रख दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि पैसों का जबरदस्त गबन हुआ है। चंपत जी तो अब क्या कहें उनको, लगता है आपका भी भाग्य ठीक नहीं है। राम के मंदिर में कोई गड़बड़ करेगा तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनिल जी भी चक्कर में फंस गए। गोपाल राव वो सबसे बेकार आदमी था, पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। बोलते हैं जिसे किसी को फ्री करना नहीं चाहिए, उनको ट्रस्टी को वहाँ देखना चाहिए था। किसी को चार्ज दिए तो उसको देखना चाहिए कहाँ कैसा हो रहा है। तीसरे महीने वहाँ बुलाते थे और अपना गुप्त बातें लोग कर लेते थे, कोई जानकारी नहीं मिलता था। रामलला के नाम कोई चोर मिल गया है तो उसको हम नहीं कहें इसको रहने दीजिए, इसको हटाना है, ठीक है। चंपत राय ने गलती की। जिस ट्रस्ट में चंपत राय महासचिव हैं, जी हाँ, टेक्निकली वो अभी भी इस पद पर हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उसी ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज का यह कहना कि चंपत राय से गलती हुई। कल इन्हीं दिनेंद्र दास को आपने चक्रव्यूह के इसी शो में कहते हुए सुना था कि पूरी गलती गोपाल जी की है। गोपाल जी राजनीति करा रहे हैं, यानी ट्रस्ट में पड़ी फूट की दरारें अब और चौड़ी होती जा रही हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, इन दरारों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। सरेआम दिखती इन्हीं दरारों को भरने के लिए शायद आज पहली बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ऑफिशियल एंट्री हुई। इस केस पर आज पहली बार आरएसएस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आरएसएस के नंबर 2 यानी सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि रामलला के दान पात्रों से धन की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए। जिस राम मंदिर आंदोलन ने पूरे संघ परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को, वीएचपी को एक तरीके से बीते कुछ दशकों से राजनीति में संजीवनी दे रखी है, आज वही राम मंदिर के अंदर हुए कृत्य ने इस पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर दिया है। तभी तो होसबोले साहब कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया जाए उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। जिस मामले को लेकर ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं उसमें अब संघ का संदेश बिल्कुल साफ है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को ट्रस्टघात करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए बख्शा नहीं जाना चाहिए। चंपत राय हो, डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, गोपाल जी हो या गोविंद देव गिरी जी हो या फिर मंदिर में काम करने वाले उनके करीबी लोग हो, जिसने भी रामलला के चढ़ावे पर हाथ साफ किया वो सीधे सलाखों के पीछे जाए। सलाखों से याद आया, आज दिन में करीब 11 बजे मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए विनय कटियार ये बोल गए कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल जी किसी कारण से बच गए लगते हैं, जेल नहीं गए, हो सकता है कि आगे जेल चले जाए। इतने ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस केस पर उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई है। ये सुबह करीब 11 बजे के आसपास ANI जो कि न्यूज़ एजेंसी है उनकी तरफ से ये बयान आया था, लेकिन दोपहर के 2 बजते विनय कटियार अपने बयान से पीछे हटे, पलट गए। अब इसके पीछे चंपत राय से उनका लगाव है या फिर कोई उन पर दबाव पड़ा है, ये इन 2 बाइटों में आप सुन सकते हैं। राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी कभी नहीं कहा कि जेल जाएंगे, वो जेल जाना होगा तो
वहाँ व्यवस्था हो रही होगी। मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। चढ़ावा चोरी के प्रकरण में क्या आपके प्रधानमंत्री जी से या किसी अन्य से कुछ बात हुई? प्रधानमंत्री जी ये उनका काम है, हमारा यहाँ काम है। जब जरूरत होगी तो बात करेंगे, उनको जरूरत होगी तो वो बात करेंगे, उसमें कौन दिक्कत है। सुना आपने विनय कटियार के पल पल बदलते बयानों को। आज दिन भर में सनसनीखेज मचाया हुआ था उनके बयानों ने। आज आलम तो ये हुआ कि देर शाम को सूत्रों के हवाले से अब ये खबर आई कि विनय कटियार से प्रधानमंत्री मोदी की राम मंदिर मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है, न ही किसी और मुद्दे पर बात उनकी पीएम मोदी से इस बाबत हुई। यानी विनय कटियार की बातों से सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने आप को अलग कर लिया है। वैसे चढ़ावा चोरी केस में पर्ची निकालने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी आज जैसे ही अयोध्या की धरती पर पहुंचे अपने बयान से पलट गए। अमूमन ऐसा करते नहीं है, लेकिन आज वो पलटते हुए दिखाई दिए। चढ़ावा चोरी में जांच आगे बढ़ी तो हनुमान कथा सुनाने इंडोनेशिया के जकार्ता गए बाबा बागेश्वर ने वहीं से 26 जून को यह कह दिया था कि अगर चढ़ावा चोरी करने वालों के नाम की पर्ची खोली तो वो लोग उनको निपटा देंगे। इसके बाद जब वो 30 जून को भारत लौटे, उस वक्त भी जब उनसे सवाल हुए, उन्होंने यही कहा कि चढ़ावा चोरों ने रावण से भी बड़ा पाप किया है। लेकिन आज जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने ये कहते हुए इस पूरे मामले को नया ट्विस्ट देने की कोशिश की कि साजिश रचकर आस्था को कमजोर किया जा रहा है। वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है और इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। अब ये विनय कटियार को समझाना है या दिनेंद्र दास जी को समझाना है या फिर बाबा बागेश्वर को समझाना है कि वो जो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं वो दबाव में बदल रहे हैं या वाकई में जांच से खुश हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने यह बयान अयोध्या में दिया था, लिहाजा अयोध्या में मौजूद विनय कटियार से भी उनको लेकर सवाल पूछे गए। विनय कटियार का जवाब देते वक्त उन्होंने सबको चौंका दिया। सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री से जरा वहाँ से आधा घंटा 1 घंटा उन कह दो महाराज जी जरा कुछ पर्ची निकाल दो। और धीरेन्द्र शास्त्री की अगर पर्ची निकल गई तो वो भी बेनकाब हो जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री भी। अब बताना विनय कटियार ने कहा है। आप समझ रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं कि परिवार में दरार दिखाई दे रही है, दिन भर के बयान यही दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार इस पे तय ही नहीं कर पा रहा कि किधर खड़े हों और ये दरार खुलकर चौड़ी होती जा रही है। और अब बात एसआईटी और पुलिस की आज की कार्रवाई की कर लेते हैं। इसी बीच आज चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार हुए अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा का एक ग्रुप फोटो सामने आया है। इस तस्वीर को राम मंदिर परिसर में लिया गया था। आज सूत्रों ने यह भी खबर दी कि जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग मिल गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल चैट से यह पता चला कि चोरी की रकम के बंटवारे को लेकर आरोपियों के बीच बातचीत होती थी। आरोपियों के फोन के कुछ चैट्स डिलीट मिले। डिलीट चैट को रिकवर करने के लिए एफएसएल में उनके फोन को भेजा गया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी टिन्नू यादव के पास आ रही है। उसके पास सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी। सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर में व्हीलचेयर चलाने वाले कुछ लोगों की संपत्ति भी जांच के रडार पर आ गई है। जांच में सामने आया कि राम मंदिर परिसर में एक व्हीलचेयर चलाने वाले के पास 4 पहिया गाड़ी और लाखों की जमीन खरीदने के सुराग मिले हैं। अब एसआईटी की जांच की सुई इन लोगों की ओर भी घूम गई है। मंदिर परिसर में सभी व्हीलचेयर चलाने वालों की अब एसआईटी जांच करने वाली है।
जांच में जुटी पुलिस ने आज आरोपी अविनाश शुक्ला को कस्टडी में लेकर 2 घंटे कड़ी पूछताछ की। सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने अविनाश की निशानदेही पर कई जगह से नकदी और कागजातों को पकड़ा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि अविनाश ने चढ़ावे में आए सोने चांदी के जेवर और रकम ठिकाने लगाए। पुलिस अविनाश को अयोध्या के उस योगा सेंटर भी ले गई जहां से रामराज्य कोष के QR कोड वाला बक्सा मिला था। फिर उसे लेकर प्रतापगढ़ रवाना हो गई। वहीं एसआईटी आज दूसरे दिन भी जांच के लिए राम मंदिर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी टीम ने अनिल मिश्रा और गोपाल जी से 3 घंटे से लंबी पूछताछ की। एसआईटी ने उन दोनों को जमीन के खरीद फरोख्त के कागजात के साथ बुलाया था। वैसे आज विनय कटियार ने एक के बाद एक कई बयान बम फोड़े। विनय कटियार ने अपने बयान में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का भी जिक्र किया, उन्हें तो अपना दोस्त तक बता दिया। हालांकि 1992 में विवादित बाबरी ढांचे के गिराए जाने के दाग पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पर ही लगते हैं। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में दावा भी किया है। आज इस घटना के बारे में हमने नीरजा चौधरी से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। निखिल चक्रवर्ती नरसिम्हा राव को बहुत अच्छी तरह जानते थे, दोस्त के बराबर थे। तो उन्होंने जाते छूटते ही बोला कि हमने सुना है कि जब मस्जिद गिर रही थी तो आप पूजा कर रहे थे। तो इससे थोड़ा बिगड़े नरसिम्हा राव और कहा दादा, उनको निखिल चक्रवर्ती को दादा बुलाते थे, भाई दादा आप क्या समझते हो कि मैं राजनीति नहीं समझता, मैं राजनीति में पला बड़ा हूँ और मैंने ये होने दिया क्योंकि मैं चाहता था कि भाजपा की मंदिर की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन अदर वर्ड्स बला टले ये। तो हर रोज नए खुलासे हो रहे, हर रोज विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते 1 महीने से लगातार अयोध्या को लेकर पूरे देश में उबाल है, बवाल बचा हुआ है। हमारी नजर बनी रहेगी। अब बात करते हैं आज की अगली खबर की। ये बात पंजाब की है, जहां कांग्रेस के नेताओं में एक दूसरे की टांग खींचने का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस तो अपने ही लोगों से मारी जाएगी। कंपटीशन इस बात का नहीं है कि विरोधी पार्टी को कैसे पटकनी देनी है, बल्कि रेस इस बात पर लगी है कि अपनी ही पार्टी के नेता की कुर्सी को कैसे हिलाकर डिस्टर्ब कर दिया जाए। लड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब फिल्म आपको याद होगी, लेकिन ये उड़ता नहीं है तो लड़ता पंजाब है। और पंजाब में भी खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पंजाब में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर बगावत का टाइम बम टिक टिक कर रहा है। कलाई की जो आग पिछले कुछ महीनों से सुलग रही थी, वो आज अचानक बड़ी बैठक के बाद धधक कर सामने आ गई। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आलीशान घर है। यहीं पर आज चन्नी समर्थकों का जमघट लग गया। चन्नी समर्थकों की मांग है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर ये जिम्मेदारी चन्नी साहब को सौंपी जाए और मुख्यमंत्री का चेहरा भी चरणजीत सिंह चन्नी को ही बनाया जाए। सुनिए क्या कहते हैं उनके समर्थक। चरणजीत सिंह जी चन्नी ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣ। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को हटाया था, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था नवजोत सिंह सिद्धू को सेटल करने के लिए, और बवाल मच गया था। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। इस बार तो खैर सत्ता में नहीं है, लेकिन ये बवाल शुरू हो गया है। 1 जुलाई को दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने 2027 के लिए टीम कांग्रेस की पंजाब का ऐलान किया। चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति की कमान सौंपी गई। सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और डॉक्टर अमर सिंह को घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। बड़ी लंबी कवायद भी चली, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अध्यक्ष बनाए रखा। प्रताप सिंह बाजवा को नेता विपक्ष के तौर पर ही कायम रखा। इसी के बाद पंजाब कांग्रेस में वड़िंग वर्सेस चन्नी गुट की सियासी जंग तेज हो गई है। चन्नी अपने घर में कांग्रेस नेताओं को इकट्ठा करके आलाकमान को सीधे तौर पर अब चुनौती दे रहे हैं। मेरी पार्टी में कोई नाराज नहीं है भैया। किसने आपको कहा कि कहा जा रहा था? क्या सोर्सेज? आप बोलेंगे सोर्सेज हैं, कौन किस बंदे ने कहा कोई नाराज? कोई बंदा नाराज नहीं है। ऐसे तो आप घर में भी आपकी नाराजगी होती है। ये मीडिया क्रिएशंस हैं कि कोई नाराज है या नहीं नाराज है, लेकिन कोई नाराज नहीं है। बड़ा आसान है मीडिया पे ब्लेम कर देना।
अपने विधायक संभल नहीं रहे राजा वड़िंग साहब से और मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। आज जब मोरिंडा में चन्नी के घर पर कांग्रेसियों की बैठक हो रही थी, उसी वक्त गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली आए और अमित शाह से मुलाकात कर ली। राहुल गांधी की धड़कनें बढ़ा दी। रंधावा को आलाकमान ने कोर कमेटी का चेयरमैन बनाया, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। लिहाजा अमित शाह की मुलाकात करके राहुल गांधी को मैसेज देने में उन्होंने कोई देरी नहीं लगाई। हालांकि रंधावा का कहना है कि ये मुलाकात पूरी तरीके से गैर राजनीतिक थी। उन्होंने गृह मंत्री से पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक शाह से रंधावा की मुलाकात राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने करवाई है, लेकिन रंधावा का कहना है कि वो उन्हें बाहर आते वक्त मिल गए थे। ट्यूसडे को मेरे को कॉल आया कि मिल लो। मैंने कहा मेरी 2 तारीख को हाउस कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद मिलने कहने लगे नहीं फिर 3rd को मिल लो। उस टाइम ना कोई प्रेसिडेंट अनाउंस हुआ था ना कोई और बात थी, पर ये मेरा राइट बनता है और मैं पार्टी से पहले अपने लोगों के लिए आंसरेबल हूँ। जिन्होंने मेरे को वोट दी है, जिन्होंने मेरे को मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजा है, मैं पहले उनकी सिक्योरिटी के लिए बात करूंगा। पंजाब कांग्रेस में बगावत के कई मोर्चे खुल चुके हैं। चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने भी एक मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 2 पेज की इस चिट्ठी में मनीष तिवारी का कहीं भी नाम नहीं था। इसी से नाराज होकर मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखा, काश मेरे पास लोगों और संस्थाओं की इनसिक्योरिटी का कोई इलाज होता। कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 सालों में काफी कुछ दिया है और मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी दशकों से कांग्रेस की सेवा में लगा दी है। क्या होगा, जो होगा वो होगा। पंजाब में चुनाव सर पर है, इसीलिए कांग्रेस में महाभारत छिड़ी हुई है। पंजाब में कांग्रेस को सबसे मजबूत पार्टी माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के बाद मान के बाद अगर किसी के चांसेस हैं तो वो कांग्रेस के हो सकते हैं। वैसे कांग्रेस नेता वहां भी लड़ने से नहीं चूकते जहां पर चुनाव नहीं हो रहे हो। मध्य प्रदेश की बात करता हूं। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच बयानों की जंग लगातार छिड़ी हुई है, जिसने कांग्रेस को हाथ को और कमजोर कर दिया है। जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर 500 करोड़ की जमीन को 1 रुपए में देने का गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद दिग्विजय सिंह बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने ही अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों को तथ्यहीन करार दे चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिग्विजय सिंह ने क्लीन चिट दे दी। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। दिग्विजय सिंह का बयान 2-3 दिन पुराना है। इसके बाद उन्होंने सफाई भी दी कि दलाल जो कह रहे हैं वो दरअसल जीतू पटवारी को नहीं कह रहे हैं, एक दलाल नाम के पत्रकार हैं उज्जैन के, उनके हवाले को वो कह रहे थे। अभी भी ये मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। कहते कि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है। सही समय पर चला गया एक सही दांव किसी भी नेता या पार्टी की किस्मत बदल सकता है, लेकिन सियासी पिच पर खेला गया एक गलत शॉट किसी को भी राजनीति से बाहर दिखा सकता है। इस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो पंजाब के चुनाव से ठीक पहले नेताओं की बगावती तेवर हो या फिर मध्य प्रदेश में बिना चुनाव के आपस में बचा घमासान, कांग्रेस एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई है जिससे बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल दिल्ली दरबार को नजर नहीं आता दिखाई देता। बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी की। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में ई रिक्शा के रहस्यमयी तरीके से अचानक रुक जाने से हड़कंप मचा हुआ है। ये ई रिक्शा चलते चलते बीच सड़क पर अचानक बंद हो जाते हैं। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई तकनीकी खराबी है, जिसमें बैटरी की कोई दिक्कत हो सकती है या वायरिंग में कोई खराबी आ गई होगी, लेकिन जब सड़क पर गुजरने वाले हर दूसरे तीसरे ई रिक्शे में ये दिक्कत आने लगी, पता चला कि ये किसी चाइनीज ऐप का इस्तेमाल करके ई रिक्शा रोकने की शरारत की जा रही है। सबसे अजीब बात यह कि जो लोग ये शरारत कर रहे थे वो पहले ई रिक्शा रोक देते थे, फिर कुछ लोग मदद के नाम पर 200-300 रुपए ऐट लेते थे और ई रिक्शा को चालू कर देते थे। आप में से बहुत से लोगों को ये एक सामान्य सी शरारत करने वाली छोटी मोटी खबर लगेगी, लेकिन इस खबर के पीछे की हकीकत सुनेंगे तो आपको झटका लगेगा, क्योंकि मामला सरकार तक पहुंच गया। ये देश की सिक्योरिटी से जुड़ा एक गंभीर मामला हो सकता है। वैसे भी चीन को लेकर हर देश अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत से चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज ऐप्स हैं जिससे दुनिया भर के लोगों पर चीन की नजर रहती है। आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, ये सारा डेटा चीन तक बड़ी आसानी से पहुंच रहा है
चीन के ऐप्स के जरिए, चीन की चिप्स के जरिए। आप सोचिए, सड़क पर चलने वाला ई रिक्शे पर भी चीन का कंट्रोल है। तो आपके घर में ऐसे कौन कौन से चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और वो आपकी जानकारी चीन तक भेज रहे हैं? फिलहाल आप इस बात से तसल्ली कर सकते हैं कि ई रिक्शा वाली इस चाइनीज ऐप को केंद्र सरकार ने आनन फानन में बैन कर दिया। यानी खतरा खत्म नहीं, सिर्फ टला है, क्योंकि वो चिप तो अभी भी उस ई रिक्शे में लगी हुई है। सवारी बैठे हुए एकदम बंद हो जाती है गाड़ी, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी बिल्कुल परेशानी हो जाता है, सवारी उतर के दूसरी में बैठ जाती है। पब्लिक भी परेशान है, किराए वाले भी परेशान है, गाड़ी वाले भी परेशान है। ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर करंट ही नहीं आ रहा है। इस ऐप के लिए मतलब ये ना इसको बैन करा जाए। There are a couple of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores. आगे बढ़ने से पहले आपको उस एप्लीकेशन के बारे में, उस ऐप के बारे में बता देता हूं जिसने ई रिक्शा को लेकर पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है। इस ऐप का नाम है BAT BMS। इसमें बैट का मतलब बैटरी से और BMS का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक चीनी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे शेंजन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। ये कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ई रिक्शा में किया जाता है। इस ऐप के जरिए मोबाइल के ब्लूटूथ को स्मार्ट लिथियम बैटरी में लगे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। इसकी रेंज 10 से 30 मीटर तक की है। बैटरी के ब्लूटूथ से स्मार्ट बैटरी को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें बैटरी चार्जिंग स्टेटस, वोल्टेज जैसी कई जानकारी आपको मिलती है ताकि बैटरी में आग लगने की घटना को रोका जा सके। ये इसका पर्पस था। कुछ बैटरीज रिमोटली ऑन ऑफ फीचर के साथ भी आती हैं जिन्हें इस ऐप से कनेक्ट किया जा सकता है और यहीं पे ये ऐप खेल कर रहा था। हालांकि इन बैटरीज में पासवर्ड की सुविधा दी गई है, लेकिन ज्यादातर लोग पासवर्ड नहीं लगाते, जिससे ये दिक्कत का सामना इनको करना पड़ा। बहुत सारी कंपनियां बड़ी हैं जिनमें पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, उन बैटरियों में ये प्रॉब्लम आ रही है। जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा हुआ है वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसको अपने नज़दीकी डीलर के पास जाके या तो इसका ब्लूटूथ को निकाल दें या फिर इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करा लें। तो ये भी एक तरीके का चीनी जासूस है। जिस तरह आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर और वाईफाई सिस्टम को पासवर्ड से सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह अपने ई रिक्शा की बैटरी में पासवर्ड लगाकर इस परेशानी से बचा जा सकता है। लेकिन जो लोग अभी भी इस शरारत को करने की सोच रहे हैं, तो अपनी सोच पर तुरंत ब्रेक लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर अब आप जेल तक जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ई रिक्शा के कंप्यूटर सिस्टम में मालिक की जानकारी या सहमति के बिना उसमें छेड़छाड़ करता है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 की धारा 66, जिसकी धारा 43 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत एक तरीके का साइबर अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जैसे किसी कंप्यूटर को हैक करना, उससे छेड़खानी करना एक अपराध है, वैसे ही ये मामला ई रिक्शा के इस ऐप का भी है। दायित्व अब सरकार के ऊपर है कि वैसे केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। आप कुछ केसेस में FIR दर्ज करिए, एक समरी कन्विक्शन लीजिए और लोगों को समझा दीजिए कि साहब ये खेल नहीं है, आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में खिलवाड़ करेंगे तो आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ एक और वेकअप कॉल भी है, वो ये है कि ई रिक्शा की जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है या साइबर सिक्योरिटी है, वो इतनी कमजोर है कि कोई बंदा किसी ऐप के माध्यम से आपके ई रिक्शा के अंदर घुस आता है। ई रिक्शा से जुड़ा ये मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है, ये देश की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक गंभीर मामला हो सकता है। एक ऐप की मदद से देश के लाखों वाहनों की बैटरी का डेटा या ऑपरेटिंग से जुड़ी जानकारी चीन तक पहुंच रही है। आपके घर में ऐसे बहुत से आइटम हैं जो चीन से बनकर आए हैं या चीन से मंगाए गए पार्ट्स को मिलाकर तैयार किए गए हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन के ईयरफोन्स, पावर बैंक्स, लैपटॉप, टेलीविजन लाइट्स, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच या स्मार्ट रिंग, ये तमाम फिटनेस बैंड, ये वो तमाम चीज़ें जो चीन से बन के आ रही हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के देश चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेकर अब बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपको याद दिलाऊं, नवंबर 2022 में ब्रिटेन की सरकार ने अपने यहाँ चाइनीज़ CCTV कैमरे, हाई विजन और दहुआ के इंस्टॉलेशंस पर रोक लगा दी थी। अप्रैल 2024 तक ब्रिटेन में 50% साइट्स पर ये कैमरे
हटा भी दिए गए। ब्रिटेन सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि चीन अपने कैमरों की मदद से ब्रिटेन सरकार की गतिविधियों पर नजर रख रही है। इससे पहले अप्रैल 2021 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने चाइनीज कंपनी Hikvision के कैमरे हटवाए थे। भारत सरकार ने भी 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए चाइनीज कंपनियों के सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कुल मिलाकर बात यह कि चाइनीज प्रोडक्ट्स अच्छा है इसकी तो गारंटी नहीं है, सस्ता जरूर होता है, लेकिन उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए चीन का सामान खरीदते समय थोड़ा सतर्क जरूर रहिएगा। बात करते हैं आज की अगली और बड़ी कहानी की। कल चक्रव्यूह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में गाड़ी रुला रही है मैं आपको हमने दिखाई थी, जिसका हमको जबरदस्त समर्थन मिला। सोशल मीडिया पे लोगों ने इस कहानी को बहुत पसंद किया। आपके इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं इसका पार्ट 2। अगर आपकी गाड़ी भी पेट्रोल से चलती है तो स्क्रीन से अगले कुछ मिनटों तक नजरें मत हटाइएगा। आज हम सिस्टम की उस पॉलिसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो चुपचाप आपकी जेब और आपकी कार के इंजन दोनों पर बैड इंपैक्ट ला रही है। हाँ, माइलेज तो घटा हुआ है। माइलेज में फर्क पड़ेगा क्योंकि वाल में, पिस्टन के वाल में जो प्रॉब्लम होगा तो होगा ही। मैकेनिक कह रहा है कि इनके फिल्टर जाम हो रहे हैं, जो ब्लेंडिंग हुई है उससे, तो वो भी खर्चा बढ़ा ही है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। Ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. तो अभी आपने अपनी गाड़ी की बर्बादी पर आंसू बहाते कार मालिकों का दर्द सुना, गाड़ियों के पुर्जे से वाकिफ कार मैकेनिक की बेबाक राय देखी और देश के पेट्रोलियम मंत्री से लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बड़े बड़े दावे और भरोसे सुन लिए। भारत की गाड़ियों पर एथेनॉल के असर पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्टडी की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। हमारी एक बार फिर भारत सरकार से अपील है कि अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल कोई आधिकारिक डेटा नहीं होने से जनता में भारी कंफ्यूजन है। 2023 में एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल को इंट्रोड्यूस करते, जब हमारे पास गाड़ियां भी नहीं थी, गाड़ी की कंपनियों पे दबाव डाला कि वो एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल को एक्सेप्ट करने वाली गाड़ियां बनाए और 2025 में ये मैंडेटरी फ्यूल हो गया। अब स्थिति यह है कि आज भी भारत के अंदर 80% से अधिक गाड़ियां एथेनॉल 20 फ्यूल कंप्लाइंट नहीं है, जिससे गाड़ियों का एवरेज गिर रहा है, गाड़ियों में दिक्कत आ रही है और कहीं समस्या है। अभी आपने तहसीन पूनावाला को सुना, वो देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम डिबेट्स में आप इनको देखते आ रहे होंगे। पूनावाला ने अब ऐलान कर दिया है कि इस मांग को लेकर वो 5 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत पर टिका कड़वा सच यही है कि आज देश का गाड़ी मालिक डरा हुआ है, उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये खौफ, ये डर इतना बड़ा क्यों हो गया है? तो आप जरा इस डेटा को समझिए और देखिए। अलग अलग ऑटोमोबाइल रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 26 करोड़ से ज्यादा 2 व्हीलर हैं, जिनमें 95% से अधिक पेट्रोल पर चलते हैं। E20 पेट्रोल पे ही है। कारों और SUV की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर सड़कों पर है। 2024-25 तक कुल कार बिक्री में पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी लगभग 54.5% थी। कुल मिलाकर आज देश की सड़कों पर 25 से 28 करोड़ से अधिक एक्टिव पेट्रोल गाड़ियां दौड़ रही हैं। और सबसे डराने वाला दावा तो ये कि इन 28 करोड़ गाड़ियों में करीब 80% गाड़ियां 2023 से पुरानी मैन्युफैक्चर्ड हैं। यानी ये वो गाड़ियां हैं जो E20 पेट्रोल के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है। इनका इंजन 20% इथेनॉल झेलने के लायक नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। 18 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E30 के मानकों को भी नोटिफाई कर दिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी चेतावनी आई। लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार ने चेतावनी दी है, आज भारत की सड़कों पर दौड़ रही ज्यादातर कारें भविष्य में आने वाले E30 या उससे अधिक मात्रा वाले इथेनॉल ईंधन के अनुकूल यानी कंफर्टेबल नहीं है। अगर इन गाड़ियों में भविष्य का ये फ्यूल डाला गया तो इन गाड़ियों के इंजन और परफॉर्मेंस को गंभीर नुकसान हो सकता है। ये BMW के इंडिया हेड बोल रहे हैं।
दरअसल भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, जबकि इथेनॉल बनाने के लिए जरूरी गन्ना हो, मक्का हो या चावल जैसी फसलें वो देश में पैदा होती हैं। इथेनॉल को लेकर देश में आज जो संग्राम छिड़ा है उसकी स्क्रिप्ट रातों रात नहीं लिखी गई है। इसके पीछे की कहानी समझिए। 2013-14 के दौर में पेट्रोल में बमुश्किल 0.1 से 1.5% तक इथेनॉल मिलाया जाता था। उस वक्त 5% ब्लेंडिंग का टारगेट भी किसी दूर की कौड़ी जैसा था। लेकिन मई 2014 में मोदी सरकार के आते ही उस वक्त के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पूरे गेम को बदल कर रख दिया। सरकार बनते ही पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग का नया टारगेट तय कर दिया, जिसे जून 2022 में पूरा भी कर लिया गया। इसके बाद जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 के लिए तय किया गया था, सरकार ने अचानक अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उसे 5 साल पहले ही 2025 में लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1 अप्रैल 2026 से देश के कोने कोने में E20 पेट्रोल ही पेट्रोल पंपों पर अब बिक रहा है। लेकिन सरकार का एक्सीलेटर यही नहीं रुका। देश के 48 पेट्रोल पंपों पर अब E85 यानी 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला और 15% पेट्रोल वाला फ्यूल मिल रहा है। इस साल दिसंबर तक इसे 500 पंपों तक पहुंचाने की तैयारी भी है। और तो और खुद नितिन गडकरी ये साफ कर चुके हैं कि 100% इथेनॉल पर दौड़ने वाली गाड़ियों की भी सरकार से हरी झंडी उसको मिल चुकी है। और इथेनॉल के खिलाफ जो दुष्प्रचार देश में चल रहा है इस वक्त, उसके पीछे देश की पेट्रोल लॉबी काम कर रही है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। माननीय गडकरी जी ने अपनी बात बहुत बेबाकी से खड़े होकर बोल दी, लेकिन सवाल है कि जब आप खुद सरकार में, आप मंत्री हैं, 22 लाख करोड़ के तेल इंपोर्ट में मलाई खाने वाली उस पेट्रोल लॉबी को आप एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? जांच कराइए, पकड़वाइए ऐसे लोगों को जो पेट्रोल माफिया का काम देश में कर रहे हैं। आपकी सरकार, एजेंसीज आपके पास है। और अब एक और अहम बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां कीमतों का खेल भी समझना जरूरी है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तो डीरेगुलेटेड है, यानी उसे बाजार का उतार चढ़ाव तय करता है। लेकिन इथेनॉल की कीमत सरकार तय कर रही है, यानी यह सरकार के कंट्रोल में है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को देश में सबसे ज्यादा प्रमोट नितिन गडकरी साहब ने किया और ठीक यहीं से उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी उनके ऊपर हितों के टकराव के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप इसलिए क्योंकि खुद उनके बेटे सारंग और निखिल गडकरी पूर्ति ग्रुप के जरिए चीनी और इथेनॉल के प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार की नीतियां देश के लिए हैं या कुछ खास लोगों के लिए। लाखों करोड़ का घोटाला है। गडकरी जी के बच्चों की कंपनियां 80% एथेनॉल बना रही है। दुनिया में कहीं पर भी एथेनॉल पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता। गडकरी जी पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेता प्रताप खाचरियावास को आप सुन रहे थे। खाचरियावास साहब को भी अपना ज्ञान थोड़ा दुरुस्त यहां करना चाहिए। दुनिया के कई बड़े देश, जी हां, दुनिया के कई बड़े देश E20 क्या E85 पेट्रोल तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां एक और हमारे यहां एक बड़ा फर्क है, चॉइस की विकल्प का। यानी वहां पर आपके पास दूसरा पेट्रोल भी मिलता है, जबकि अपने देश में ऐसा ना के बराबर दिख रहा है। ब्राजील इथेनॉल ब्लेंडिंग का पायनियर देश है। यहां कम से कम E27 पेट्रोल ही मिलता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, यहां की गाड़ियां यानी ब्राजील की गाड़ियां उसी हिसाब से फ्लेक्स फ्यूल्स पे चल पाएं, उसी डिजाइन पर बनाई जा रही हैं, यानी गाड़ियां वहां पे कंफर्टेबल है। अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर ड्राइवर के पास E10, E15, E85 यानी फ्लेक्स फ्यूल चुनने का पूरा ऑप्शन रहता है, यानी वाहन चालक की मर्जी होगी कि वो कौन सा फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाएगा। यूरोप के जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में स्टैंडर्ड फ्यूल E5 या E10 मिलता है, इस्तेमाल होता है। थाईलैंड, जो कि हमारा पड़ोसी एशियाई देश है, यहां भी E10 फ्यूल मिलता है। यानी दुनिया के कई देशों में इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खाचरियावास जी, आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि ई पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारा आज का सीधा सवाल चक्रव्यूह में है कि जब यूरोप और अमेरिका में ग्राहक को अपनी गाड़ी के हिसाब से E10 या E20 या E85 पेट्रोल चुनने की चॉइस मिलती है, तो फिर हिंदुस्तान के करीब 25 करोड़ गाड़ियों के टैंक में जबरन
जबरन इथेनॉल को क्यों झोंका जा रहा है बिना किसी चॉइस के, बिना किसी वार्निंग के? आखिर ये कौन सी लॉबी है जो आपके इंजन की कीमत पर अपना मुनाफा कमा रही है? दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है, तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? 2023 से जो पहले गाड़ियां हैं उसमें थोड़ा सा माइलेज लॉस जरूर होता है, बल्कि 3 to 4%। बट हैविंग सेड दैट, वो 3 to 4% कितना हो रहा है? 20% में, क्योंकि अगर 100% की पेट्रोल, 100% का फ्यूल है, उसमें 80% पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है। उस 20% पे 3 to 4% का माइलेज लॉस है। बट अगर आप लार्जर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए तो हम सेल्फ डिपेंडेंट, एनर्जी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। दूसरे देशों पे हम डिपेंड नहीं हो रहे हैं, मतलब तेल खरीदने के लिए कोई। कल चक्रव्यूह में हमने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया था। जिस पर्यावरण को बचाने के नाम पर E20 फ्यूल को लाया गया, कहीं इसी इथेनॉल का उत्पादन उसी पर्यावरण का गला तो नहीं घोट रहा है? आज देश में इथेनॉल सीधे गन्ने और अनाज से बन रहा है, जो आने वाले वक्त में पानी और खाने का भारी संकट पैदा कर सकता है। सरकार को अब फौरन सेकंड जनरेशन इथेनॉल पर फोकस करना चाहिए। देश में हर साल 16 करोड़ टन धान की पराली होती है। अगर गन्ने की खोई, भूसी, बांस और इस पराली से इथेनॉल बने तो हवा का प्रदूषण भी घटेगा और फसलों में लगने वाला बेशकीमती पानी की भी हम बचत कर पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ इनको डिपेंडेंसी गन्ने के ऊपर लाने की जगह इन लोगों को जो हमारी पराली है, जो हमारा रेसिड्यू वेस्ट आता है किसानों का, उसके ऊपर भी इन लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि इससे भी इन लोगों को एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी चाहिए, जिससे कि अब जो किसान पराली जलाते हैं और हमारे आसपास एयर पोल्यूशन होता है, वो भी इस चीज से खत्म हो सकता है। तो 2-3 बातें आखिर में बोलना चाहूंगा। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, वो पॉलिसी पेपर सामने रखें जिसकी बेसिस पर इस पॉलिसी को अचानक लागू कर दिया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम सब पर्यावरण के बचाना चाहते हैं, हम प्रदूषण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस इथेनॉल की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है या बढ़ने वाला है, वो चिंता भी सार्वजनिक होनी चाहिए, उस पर भी एक स्टडी होनी चाहिए। अब बात करता हूं पब्लिक व्यू की, क्योंकि यही हमारे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मुझे लगता है। राम मंदिर के मामले पर संजय त्रिपाठी जी का पोस्ट है। भारत माता का मंदिर ये पूरा देश है और स्वतंत्रता से आज तक इस मंदिर से हम सब रोज कुछ ना कुछ चुराते चले जा रहे हैं और फिर हौसले इतने बुलंद हो गए कि हमारे घिनौने हाथ सीधे सीधे राम जी के घर तक अब पहुंच गए हैं। पेट्रोल वाली कंट्रोवर्सी पर माधुरी जी का पोस्ट है। अगर सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिला रही है तो उसकी कीमत भी शुद्ध पेट्रोल से 20-30 रुपए सस्ती होनी चाहिए। मुनाफा सरकार कमाए और नुकसान जनता झेले, ये खेल अब बंद होना चाहिए। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।